फिर हाँ, आपका नाम? अर्पित अर्पित राज तिवारी। राज तिवारी। यस। आप बताएंगे कुछ अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन कुछ दीजिए। जी सर, मैंने एमकेडी पब्लिक स्कूल से अपना स्कूलिंग किया और ग्रेजुएशन प्लस टू भी वहीं से किया और ग्रेजुएशन अभी हम लोग का चल रहा है जीआलए कॉलेज मेहंदी नगर में। अच्छा, तो आपने बोर्ड का एग्ज़ाम कब दिया? बोर्ड के एग्ज़ाम 2019 में पासिंग ईयर हम लोग का। 2019 में। उसके बाद आपने 10+2 किया। किस विषय में किया? मैंने कॉमर्स लिया था। अच्छा, 2021 में आपने 10+2 कॉमर्स स्ट्रीम से किया। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किस विषय से कर रहे हैं? ग्रेजुएशन जियोग्राफी ऑनर्स। जियोग्राफी ऑनर्स। तो आप हमें ये बताइए कि 10+2 में आपने कॉमर्स लिया, वहाँ से अचानक से आर्ट्स अपना स्ट्रीम बदल दिया। यस सर। वजह बताना सर चाहेंगे? वजह इसलिए कि कॉमर्स में मतलब मेरा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था और उसमें मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन करते गया समय के साथ। और फिर मेरे भैया ने मेरे को सजेस्ट किया कि बीए करो, उसमें अच्छा है और तुम्हारा बीए स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका सारा जो सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। और इस वजह से अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैंने चेंज कर दिया बीए। अच्छा, मतलब आपने 10th के बाद आपका सपना, ड्रीम क्या है लाइफ का? सर मेरा ड्रीम तो नंबर 1 पे है यूपीएससी क्रैक करना। अच्छा, तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट। एस्पिरेंट हैं। आपका जी जो सर। ड्रीम है वह यूपीएससी क्वालिफाई जी करना। सर। क्या बनना चाहते हैं यूपीएससी के थ्रू? आईएएस। आईएएस बनना चाहते हैं। तो अ, जब आपका यह लक्ष्य था तो फिर आपने 10+2 में कॉमर्स कैसे ले लिया? मेरा ये लक्ष्य पहले नहीं था, अच्छा। ये बाद में डिसाइड हुआ, मतलब आफ्टर डूइंग +2। अच्छा, 10+2 ये करने हाँ, के बाद आपने, एस्पिरेशन बाद में ये है। बाद में 10+2 करने के बाद आपने हाँ। यूपीएससी को अपना लक्ष्य यस। बनाया। जी सर। तो आपने कॉमर्स किस आधार पे लिया? कॉमर्स पहली बात तो मेरे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि साइंस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और हाँ। तुम साइंस में मत लो, और तो मेरे सीनियर्स ने सजेस्ट किया था कि कॉमर्स लो, तो उस वक्त मैंने अच्छा। कॉमर्स ले लिया था। अच्छा, तो आपके दोस्तों ने बताया कि साइंस बहुत ज़्यादा हेक्टिक, यानी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने से भागे। यस सर। तो कहा जा आपको तो सकता पता होगा कि यूपीएससी जो आईएएस होते हैं उनके ऊपर एक पूरे जिला की जिम्मेदारी होती है। यहाँ आपको दिन दिन रात रात बहुत ज़्यादा काम का बोझ कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ 10+2 जो साइंस का सिलेबस था, वो जिम्मेदारी, वो बोझ जो है, इसके सामने कुछ भी सर नहीं है। उसके समय के साथ मेरे अंदर चेंजेस हो गया है बोझ को लेके, और जो यूपीएससी का है काम, तो उसके लिए मेरे कोई बोझ नहीं है, मेरे को पैसन है, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा मेहनत करने में और अपना काम करने में। अच्छा, तो अब जैसे समय के साथ बदलाव होता गया और आपको अब लगता है कि आप उतना मेहनत कर सकेंगे। यस उस सर। समय आप में इतनी क्षमता नहीं थी उस कि टाइम बहुत क्षमता ज़्यादा। थी सर, पर सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने उनका बात मान लिया था, अच्छा। बस इस वजह से, वरना क्षमता मेरे अच्छा, में। मतलब आपका खुद का निर्णय नहीं था। यस सर, सजेशन अ, टाइप। जो 10th के बाद आपने जैसा बताया, खुद अपने सीनियर्स लोगों, मित्र, उन सब की सलाह पर कॉमर्स लिया। फिर आपने 10+2 के बाद दोबारा से ग्रेजुएशन में भी खुद से निर्णय नहीं लिया। इस बार भी आपके भैया या और जो दोस्त सीनियर लोगों ने जो बताया, उन हाँ। लोगों के बाद, यानी आप यह चीज़ हमेशा देखते हैं बार बार जीवन में कि कभी भी कोई फैसला आपका खुद का नहीं रहा है, चाहे वह यस सर। 10th के बाद +2 लेना हो या +2 के बाद ग्रेजुएशन लेना हो। अब हो सकता है ग्रेजुएशन कंप्लीट पूर्ण होने के बाद आप एक बार फिर से आगे कोई सीनियर बीच में आ जाएं और वो आपको अपने लक्ष्य, कुछ नए बातें बताएं, फिर आप यहाँ से आर्ट्स बदल कर या यूपीएससी बदल कर कोई नया निर्णय ले लें। ये या सर। फिर इसके बाद एक चीज़ और हो सकती है कि आप यूपीएससी जब एग्ज़ाम क्रैक करें, हम आपको यहाँ नौकरी में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको फिर
कोई ज़्यादा प्रभावशाली मित्र या सीनियर कोई दूसरी बातें बताया कि इससे बेहतर वो था, फिर आप अपना निर्णय बदल सकते हैं। तो आप हमें आश्वस्त करें कि हम आपके इस तरह से पेंडुलम जैसे हमेशा बदलते रहने वाले, यानी निर्णय खुद पे ना होकर दूसरों पे निर्भर रहने वाले आप पे हमारा यह डिपार्टमेंट, विभाग, सरकार कैसे भरोसा करे? ये सर इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। आप मतलब वो पहले का था जिसमें मतलब हम मैच्योर उतने नहीं थे और सीनियर्स के बाद से प्रभावित हो जाते थे। पर अब जो है, अब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा तो अभी, अब वो ऐसी बात नहीं है। अब मतलब यूपीएससी ही लास्ट है और अच्छा, गवर्नमेंट जॉब्स पे। मतलब अब आगे चलकर निर्णय लेने की क्षमता अब पहले आप में नहीं थी, ये अब सर, पढ़ाई करते करते आप में क्षमता हो रही सर है। 10th क्लास वगैरह में सीनियर्स की सुनने के लिए हम सोचे कि वो अच्छा रहेगा उन सीनियर्स का बात को मानना। लेकिन अब मेरे अंदर समझ आ गया, तो अब ऐसा नहीं है। अब मेरा फैसला खुद भी रहेगा तो उसका। अच्छा, मतलब आप में पहले मैच्योरिटी की कमी थी, जो कि समय बीतने के साथ आपके यस अंदर सर। निर्णय लेने की क्षमता आ गई है, यस धीरे सर। धीरे डेवलप हो रहा है। और ये और सर अब पूर्ण रूप से। आप सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर, आपके अंदर जो है खुद से निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। यस सर। अब किसी की बताई हुई बातों में नहीं आने वाले हैं, खुद से किसी बात को जज करने का क्षमता यस सर। आप में आ रहा है। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि आपने यूपीएससी को अपना लक्ष्य क्यों बनाया, यूपीएससी का सपना? यस सर। सर सबसे पहले तो यूपीएससी बनाने का सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि जो यूपीएससी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, वो मेरे सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं पहले से स्कूल अच्छा। लाइफ से। तो और मेरे को उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और मेरे को इजली समझ में आते हैं और याद भी होते हैं। और वे सारे विषय मेरा स्ट्रॉन्ग है वो काफ़ी। अच्छा। तो सारे मतलब, और जो इंग्लिश हिंदी भी है, उस जो क्वालिफाइंग पेपर है वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग है। और एक और कारण है जो कि मैथ्स मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसमें उतना मैथ्स का ज़रूरत नहीं था। तो इस अच्छा। वजह से मेरे सब्जेक्ट्स बहुत फेवरेबल थे। इस वजह से एक कारण ये है। और दूसरा कारण कि मेरे को सरकारी जॉब कोई ज़्यादा पसंद है प्राइवेट के मुकाबले। हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, और गवर्नमेंट जॉब में इससे बेहतर कोई और जॉब नहीं है। तो इस वजह से ये दूसरा कारण। और तीसरा है कि मेरे को समाज का करने में रुचि है, समाज का उत्थान करने में। हाँ। अ, इस वजह से मैंने यूपीएससी का। अच्छा, तो आपने 2-3 बातें बताया कि आप यूपीएससी को अपना लक्ष्य क्यों बनाया। जैसे इसमें आपने एक वजह बताया कि स्कूल लाइफ में ही इसके जो सब्जेक्ट्स विषय हैं वो आपके मजबूत हैं। यस। तो इस पे भी हम गौर करते हैं। दूसरा आपने यह बताया कि आपका निगेटिव पॉइंट कुछ था, जैसे मैथ्स कमज़ोर था, जो कि यूपीएससी में मैथ्स का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। यानी आपको नहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी कुछ कमजोरियों से दूर भागा यस सर। यूपीएससी का सिलेबस। तो इसी तरह अभी आपके पास यह विकल्प था कि दूर भागने का, लेकिन कल के डेट में यह आपका व्यक्तिगत निर्णय था। कल के डेट में आपके जब आप इस महत्वपूर्ण पद पर आ जाएंगे, तो यहाँ जो समस्याएं होंगी वह जन बहुत बड़े लोगों को प्रभावित करेगा। अभी का जो आपका निर्णय है, आप भाग रहे हैं, यह आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा। इसमें आपको पूरा अधिकार है निर्णय लेने का, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप महत्वपूर्ण पद पर आएंगे, वहाँ आप अपनी कुछ कमियों की वजह से किसी निर्णय से भागेंगे, वह तो समाज को, लोगों को प्रभावित बुरी तरीके से करेगा। यस सर, वो आप की बात सही है। पर मैथ्स और बाकी समस्या में फ़र्क है। तो बाकी समस्या मेरे लिए वैसा नहीं है कि मैं भागूंगा, और मैथ्स जो है वो अलग मतलब विषय का जो सब्जेक्ट है। तो मैंने सुना था कि यूपीएससी क्वालिफाई करना में काफ़ी थोड़ा इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। तो इस वजह से मेरे को क्वालिफाई करने में इजी पड़े, इसलिए मैथमेटिक्स को सोचे कि मैथमेटिक्स मतलब इसमें नहीं है तो ये इजीली क्वालिफाई हो सकता है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम से बचने के बाद जो बाकी पोस्टिंग के बाद जो प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्वेबल होगा मेरे लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
अच्छा, एक वजह आपने और बताया कि यूपीएससी जो जॉब्स हैं बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है इंडिया यस, का। गवर्नमेंट जॉब। ये बेस्ट गवर्नमेंट जॉब का किस मायने में आप बताना चाहते हैं कि यूपीएससी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है? इसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट है और आपको पावर भी है, इसमें आपको काम करने का स्कोप बड़ा है बाकी के मुकाबले। और जो नौकरी है एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, वो यूपीएससी ही को माना जाता है कि सबसे बेस्ट पोस्ट होता है अ, स्टाफ। इसमें आपने एक बताया, तर्क दिया कि सबसे अधिक रेस्पेक्ट इज्जत जो है वह यूपीएससी कैंडिडेट्स को होता है, यानी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा होता है। अन्य जो नौकरियां हैं उनको कहना चाहते हैं कि वहाँ पे प्रतिष्ठा कम मिलती है। तो क्या आप इस बात से खुद सहमत हैं? बाकी अगर बाकी जो जॉब्स है, जो कोई भी प्राइवेट जॉब्स है, तो ऑफ कोर्स उसमें कम ही मिलता है आईएएस के मुकाबले। जो रेस्पेक्ट है वो किसी प्राइवेट जॉब में तो मिल नहीं सकता है आपको। अच्छा, मतलब प्राइवेट जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं वहाँ का जो रेस्पेक्ट इज्जत होता है ये इसके वह लेवल का नहीं है। इस स्तर तक नहीं मिल पाता है। यस अच्छा, बहुत अच्छा। सर, ये आम धारणा है। यह आम धारणा है। यस तो मतलब आपका वह समाज के लोगों का सोच, वहाँ विचार उन लोगों से भी काफ़ी हद तक प्रभावित है। यस सर। अ, ठीक, आगे हम देखते हैं। आपका सपना हो गया, आपका लक्ष्य। आप ये बताना चाहेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अपने गांव का, जिस क्षेत्र से आते हैं, आपको यह पता है आपको, पलामू, झारखंड का पलामू जिला, यहाँ से यह ग्रामीण क्षेत्र में आता था, ग्राम पंचायत में आता था, जी सर। अभी नगर निगम में हो गया है। आप हमको बताएंगे कि आपका जो गांव है उस पंचायत में कुल कितने गांव है, गांव की संख्या? मेरे पंचायत में कुल कितना गाँव? सर इसका आइडिया मेरे को नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट आइडिया मेरे को नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, थोड़ा हमें ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, यस सर। पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसका थोड़ा संगठन, कार्य प्रणाली, इनके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कहीं कहीं 4 इसके टायर्स भी होते हैं। तो मेनली जो सबसे जिला परिषद होता है सबसे ऊपर होता है, और उसका काम होता है सुपरविज़न का और सुपरविज़न एंड सजेशन का, मतलब। और उसके नीचे होता है ब्लॉक लेवल पे, वो आपको कोऑर्डिनेट करता है ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल का, नाम क्या बताया? ब्लॉक स्तर के, जो प्रखंड स्तर के पद हैं। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। पंचायत समिति, और कहीं पे ब्लॉक समिति का भी नाम से उसको किया जाता है। तो ब्लॉक समिति काम करता है ग्राम पंचायत और जिला परिषद को कोऑर्डिनेट करने का माध्यम के रूप में। और ये आपको एक से ज़्यादा एरिया गांव को ये देख रेख करता है। और उसके नीचे होता है ग्राम पंचायत, जो कि सबसे निचला भाग है, और ये सबसे कम एरिया को देखता है। और वहाँ के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स वहाँ से ग्राउंड लेवल पे सबसे इसको डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करता है, डिस्प्यूट्स को। अच्छा, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप स्कूल जाते थे, MKDV में पढ़ते थे, जी सर। तो वहाँ आपने ध्यान दिया होगा सभी बच्चे या शिक्षक, बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा होगा बच्चे लोग वे सब एक ही तरह के कपड़े, जिसको आप यूनिफॉर्म कहते हैं, जी एक सर। यूनिफॉर्म में होते थे। जी सर। क्यों, क्या वजह रहा है कि स्कूल में सभी बच्चों को एक ही यूनिफॉर्म में आना होता है? जी सर, इसकी वजह इसका मुख्य कारण ये है कि स्कूल ये इंश्योर करना चाहता है कि बच्चे में कोई भेदभाव, कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब ना हो। अगर ये बात होता है कि खुद से कपड़े पहन के आना है, तो फिर कोई बहुत ज़्यादा महंगा ब्रांडेड कपड़े पहन के आता है, और जिसके पास कपड़े नहीं हैं वो तो नहीं पहन के आता। तो इससे बहुत
असमानता का हीन माहौल भावना। बनता, इनइक्वालिटी का माहौल बनता, जो कि स्कूल ये चीज़ को प्रमोट नहीं करता है इस चीज़ को। तो हाँ। इस को अवॉइड करने के लिए ये यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है स्कूलों में। हाँ, बहुत अच्छा। तो स्कूल में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, क्या वर्क प्लेस पे भी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड ऐसा कुछ लागू है क्या ये सर, प्रोफेशनल्स के लिए? ये सर प्रोफेशनल्स के लिए है ड्रेस कोड्स, हाँ। लेकिन वो उस क्या प्रकार ड्रेस से कोड नहीं है? है जितना स्कूल में है। वो हाँ। ड्रेस कोड है कि आपको फुल स्लीव्स शर्ट्स में, हाँ। शर्ट्स में ही आना है, टी शर्ट वगैरह अलाउड नहीं है, जीन्स अलाउड नहीं है। तो हाँ। आपको एक फॉर्मल ड्रेस में आना है। हाँ। और शर्ट और नीचे ट्राउजर्स में वहाँ क्या होते हैं? पैंट्स होते हैं, सिंपल पैंट्स, हाँ, फॉर्मल पैंट्स। फॉर्मल पैंट्स। और और शूज़ होते हैं, फॉर्मल शूज़। शूज, फॉर्मल शूज होते हैं, स्पोर्ट्स शू नहीं होते यस हैं। सर, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं होता है। और सेविंग का भी कुछ रूल है क्या? यस सर, सेविंग्स पूरा क्लीन शेव चाहिए होता है। हाँ। बियर्ड और मोस्टैक अलाउड नहीं होता, मतलब हाँ। तो अवॉइड करना होता हाँ, जैसे आपने आज ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, है। जी सर। तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। तो क्या जो प्रोफेशनल, चाहे वह प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में, उनका सबका एक बनता है ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। यस सर। तो आपको लगता है वर्क प्लेस पे अगर होते तो इस तरह सिंसियर ये सभी चीज़ें काउंट होती है, तो वहाँ भी आप जाएंगे इन चीज़ों को कितना सख्ती से नियम को पालन कर पाएंगे? जी सर, इसको मैं कोशिश करूँगा 100% इसको पालन करने का, जितना हो मतलब क्षमता है, मतलब इसको कभी भूलने का या फिर कभी भी इसको हाँ। तो हमेशा बेस्ट एफर्ट रहेगा इसको करने में, ड्रेस कोड। आज दूसरे कारण की वजह से ये ड्रेस कोड फॉलो नहीं हो पाया, वैसे अच्छा। बाकी ऑफिस में बेस्ट एफर्ट होंगे मेरे। अच्छा, आप अपना नाम का अर्थ बताएंगे? जी सर। बताएं। अर्पित का मतलब होता है सर दान देना, कोई भी चीज़ को दान देना, किसी भी हाँ। चीज़ को। हाँ। समर्पित का ये से बना है, समर्पित मतलब सब कुछ दान देना होता है, परंतु अर्पित का मतलब कुछ भी, कोई पर्टिकुलर चीज़ को दान देना, किसी खास चीज़ को पर्टिकुलर दान चीज़ देना। को। यस सर। अच्छा। और ये आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं वहाँ के किसी कोई बड़ा विशेष साइंटिस्ट या कोई बहुत बड़ा हस्ती, सेलिब्रिटी, किन्हीं का नाम बता सकते हैं सर वैसा कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई हस्ती तो आपके हमारे जिला से या गांव से कोई रहा हो? सर जिला से, सर सेलिब्रिटी मतलब किस फेमस और पैसे किसी वाला? प्रसिद्ध जो है, हाँ, टैलेंट जिसको बोल सकते हैं, किसी कला के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। सबसे फेमस पर्सनैलिटी हम लोग के ज़िला में जो है वो पॉलिटिशियंस हैं। एक मुझे याद है, उनका नाम है केन त्रिपाठी, जो मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री, हाँ। और वे विधायक भी रह चुके हैं। तो वो पॉलिटिशियन के रूप में वो काफ़ी पूरे ज़िला में, पूरा लगभग आसपास के ज़िला में भी वो उनका नाम फेमस है। हाँ। अच्छा, आप अपने जिला का कुछ इतिहास बताएंगे? यस कुछ सर। शब्दों में इतिहास बताएं। सर हमारे ज़िला में एक मेदिनी राय नाम के राजा हुआ करते थे। हाँ। वो रीजनल किंग के तौर पे उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। और सबसे पुराना इतिहास हमारे जिला का, आपके जिला का कब से शुरू होती है, कहाँ से, कुछ जो बता सकें सर इसका जो ज्ञात? मेरे ज़िला का ओरिजिनल वो मेरे को नहीं पता। अच्छा, जहाँ से पता हो वहाँ से कुछ इतिहास जो कुछ जानकारी हो, कुछ बताएं। सर इसका इतिहास तो यही है कि मेदिनी राय से यहाँ रूल करते थे, उसके पहले का मुझे आइडिया नहीं है। और बहुत पहले एक मेदिनी राय यहाँ पे रूल करते थे, और उनका जो किला भी है वहाँ, वो यहाँ से 26 किलोमीटर दूर पलामू किला नाम से प्रसिद्ध है, बेतला में। हाँ। और अच्छा, और तो यहाँ पलामू पलामू किला, कुछ अन्य जिला का टूरिस्ट स्पॉट बताइए। इसके अलावा मेरे ज़िला का, हाँ। यस, इसके अलावा धनबाद है। नहीं नहीं, जो पलामू जिला का कुछ टूरिस्ट अच्छा, स्पॉट। पलामू जिला का सर वही जो टूरिस्ट स्पॉट्स भी वही है, पलामू किला जो बताएं, और एक और जो है पलामू टाइगर रिजर्व,
हाँ, मुंह में नहीं आता है। पलामू टाइगर रिजर्व और आता है पलामू टाइगर रिजर्व, और जो 2 किले हैं वहीं पर उसके 7 हाँ, किलोमीटर आगे हाँ, वो 2 किला है, वो मेदिर आगे था। हाँ। और आपको अच्छा, मिर्चैया फॉल। हाँ, एक शाहपुर का किला हाँ, शाहपुर का प्रसिद्ध, भी किला है वहाँ पे, सो पर ये वो पलामू उतना में आता है, उतना हाँ, नहीं है उतना फेमस। फेमस नहीं है। एक भीम चूल्हा का नाम सुनने को मिलता है, जी सर, भीम चूल्हा भी है। ये भी यहाँ का ही है। वैसा है बहुत सारा। अच्छा, आपका हॉबी क्या है? ये सर मेरा हॉबी है पढ़ाना बच्चों को, अपने हाँ, जूनियर्स को, और आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना, जो अच्छा, इसमें क्रिकेट वगैरह शामिल है, बैडमिंटन वगैरह आउटडोर्स गेम में। अच्छा, और पढ़ाना है, और फिर और बाइक राइड करना है, और कार राइड करना भी है। अच्छा। तो ये सब आपके शौक हैं। यस। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप यूपीएससी आपने बता दिया क्यों बनना चाहते हैं। हर यूपीएससी एग्ज़ाम में अनिश्चितता बनी रहती है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि कोई ना कोई एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहिए, जैसे अगर ये नहीं हो सका तो हम ये कर लेंगे। तो जी सर। आपने बैकअप में क्या सोच कर रखा है? सर बैकअप में मैंने फिर उसके जो नीचे जेपीएससी है, जो स्टेट लेवल का पीसीएस है, हाँ, वो मेरे टारगेट में है। अगर वो नहीं हो पाया, और अगर वो भी नहीं हो पाया, तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हाँ, क्लियर करना मेरा लक्ष्य है। हाँ। अच्छा, तो मतलब किसी भी सरकारी नौकरी में ही आपको जाना है? यस सर, सरकारी नौकरी पे ज़्यादा अच्छा, फोकस। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।